ओके, सो बॉन्डिंग की बच्चे सिंपल हमारे पास ये डेफिनेशन बन जाती है, जैसे हमने इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो इट्स बेसिकली अ फोर्स जिसने क्या किया हुआ है, इन दोनों के एटम्स को होल्ड करके रखा है, जो असल में अब बात हुई थी, फोर्स which holds the atoms together within a molecule. H2 is a molecule. Within a molecule. इसे एक फोर्स है जिसने इसको बांध के रखा। ओके, ये ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बात है। पर मेरे मन में, मेरे विचार में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जब हम इसकी बात करना शुरू करते हैं, तभी तो हमारे पास ये चैप्टर की मैंने आपसे बात करी। कहता नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास दिमाग में आ जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या बोला? नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ये आ जाता है कि यार ये हाइड्रोजन H2 ही क्यों है, या H3 क्यों नहीं हो गया? व्हाई नॉट H3? H2 ही क्यों एग्जिस्ट कर जाता है, H3 क्यों नहीं हो गया? मेरे पास पानी है, पानी की जब मैंने शेप देखी तो मैं इसको पाया कि ये बेंट शेप होती है, तो बच्चे ये लीनियर क्यों नहीं है? व्हाई दिस हैज अ बेंट शेप? स्टडी करेंगे आगे जाके, इसको शेप के बारे में सब कुछ आने वाला है। बेंट शेप क्यों है इसकी, लीनियर क्यों नहीं है? देखने में हमें अच्छी लगती। मैंने CO2 को स्टडी किया, मैंने देखा CO2 का तो लीनियर ज्योमेट्री है, इस बार इसकी बेंट नहीं है, इसकी बेंट शेप नहीं है, इसकी लीनियर है। मतलब बथेरे क्वेश्चन यार, बथेरे, जितने मर्जी आप इसमें से क्वेश्चन लिख लो, जितने मर्जी आप इसमें से क्वेश्चन कर सकते। ओके, तो जब हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें आने देखने को मिली, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज आई, समय समय पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आनी शुरू हुई, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज की बातें करते हैं हम, वो आनी शुरू हुई, और उन्होंने अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से बताना शुरू किया, कोशिश करी कि भैया ये चक्कर है, कि भाई ये है तो है, ये है वो। ये तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास ना, ऐसे दिमाग में आ गए, तो उन्होंने एक्चुअली बताने की हमारे पास शुरुआत करी कि क्या चक्कर है। ओके, सो दैट वाज द डिफरेंट अप्रोचेस, different at the different times they suggested. Okay, तो अगली कहानी पे क्या बोला मैंने अभी आपको, इन सारे क्वेश्चंस के लिए कहता हमारे पास डिफरेंट समय पे डिफरेंट अप्रोचेस आती रही। तो वो अप्रोचेस क्या क्या थी? डिफरेंट अप्रोचेस केम एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस? ओके, तो सबसे पहले कहता हमारे पास तो एक बात आई, इसको बोलते हैं हम कॉसल-लुईस अप्रोच। कॉसल-लुईस अप्रोच। दूसरी आएगी वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते देते हैं हम, VSEPER। ओके, VSEPER theory. Then we have valence bond theory, and finally we have molecular orbital theory. These were the approaches which were there. ये अप्रोचेस थी हमारे पास जो डिफरेंट थी। These were the approaches बच्चे, ये जो अप्रोचेस थी ये थी हमारे पास। ओके ओके, तो ये हमारे पास 4 अप्रोचेस आई। एक भाई आया जिसका नाम था कॉसल-लुईस, नाम सुना लग रहा होगा आपको। ठीक है, ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। इसने अभी यहाँ शुरुआत करी, आगे जाके बहुत बातें होने वाली है, याद रखना। इक्विलिब्रियम में इसका बहुत बड़ा रोल है बंदे का, बहुत बड़ा। ओके, ध्यान रखना। दिस अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे, उसकी वजह से नई कहानियां पैदा हो जाती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। Then we have valence bond theory and finally we have molecular orbital theory। बच्चे हम इनको शॉर्ट फॉर्म्स में जानते हैं, आगे से आपने इनको ऐसे ही जानना है।
ये अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है ना, तो अब आपने इसको बीबीटी के नाम से जानना है और इसको एमओटी के नाम से ही जानना है। तो आपने पूरे पूरे वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज आप आगे पूरे पूरे बोलनी भी नहीं पड़ती है थ्योरीज का नाम ना, ठीक है ना। इसको वेस्पर थ्योरी बोल देते हैं हम, है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बीबीटी, बीबीटी, एमओटी। ओके, अब इसमें से एक थ्योरी है जो हमारे पास ये है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेकंड लास्ट रादर, मतलब ऑलमोस्ट फिनिश, दिस इज द लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक, डेफिनेटली जैसे देखने को लग रहा है वैसे ही है। एक्चुअल में हमने इन्हीं को चीज को स्टडी करना, दिस इज व्हाट द होल केमिकल बॉन्डिंग कम्स इनसाइड। पर देखने में 4 टॉपिक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है परसों खत्म हो जाएगा, बट दे आर ह्यूज थिंग, ठीक है ना। ये अपने आप में, ये तो चलो छोटी ही कहानी, इसमें तो बहुत सारी कहानी है, बहुत ही सारी, इसके ऊपर बात होगी, फिर ये भी अपने आप में ठीक है। दिस इज व्हाट, ये एक ऐसी कहानी जो नंबर दिलाती है आपको, बट इसमें थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो रेलेवेंट टाइप से लगती है, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, है लास्ट में बात करेंगे जाके। इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का ही आएगा, चाहे अब आपके पेपर अक्टूबर में हो चाहे नवंबर में हो, कभी भी आए, याद रख लेना मेरी बात। एमओटी से 5 नंबर का क्वेश्चन 101% आएगा एमओटी में, ओके। इसलिए ये 5 नंबर तो पक्के ही होते हैं बच्चों के, ठीक है, लेकिन इसमें भी गलतियां करते हैं, करेंगे जाके बाद में बात हम, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये बच्चे हमारे पास कहानी, तो एक एक करके हम इनको स्टडी करते रहना है और चलते रहना है, ठीक है ना। सो अब आप नोट कर लें, बाय चांस किसी ने नहीं किया है तो। सो अगली बात पे चलते हैं हम अगेन। तो फर्स्ट थिंग दैट वाज फॉसल लुइस, बट फिर से आपको एक बात बता देता हूँ, जनरली इसको इस नाम से ही जानते हैं हम, लुइस के नाम से जाना जाएगा, तो आप भी लुइस को इसको रखते हो। ये है हमारे पास, तो पहली अप्रोच हमारे पास लुइस की आई है, और उस बंदे ने क्या बोला, 2 बातों से इसने बात खत्म करी। इसने पहली बात ये बोली कि पहले मतलब क्वेश्चन आया था, इसने इसका आंसर दिया एक्चुअल में, ठीक है ना। क्या बोला, वो कहता कि वाई डू, क्वेश्चन है ये, अब ये आपको पेपर में आएगा, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, जो हमने अभी बात करी थी पहले, कि वाई डू एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं, वाई डू एटम्स कंबाइन, वाई डू एटम्स कंबाइन। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर निकाल के आया, जब इसने लुइस ने बोला इसलिए कंबाइन करते हैं, ताकि मैंने आपको, ये शुरू से हमारी बात हो रही है, इन सारे एलिमेंट्स के लिए, इनके लिए एक आइडियल आदमी है, जिनको क्या कहते हैं बच्चे, नोबल गैस। ये सारी बात आप जानते हो, तो नई बात नहीं होने लगी है, लेकिन वाई डू एटम्स कंबाइन कब थ्योरीज क्योंकि डिफरेंट आने लगी है, तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि किसने कौन क्या बात कर रहा है। तो लुइस ने बोला कि ये क्यों कंबाइन करेंगे, ताकि ये स्टेबल हो जाए, या फिर दूसरे एंगल से इसने बोला टू कंप्लीट, ऐसे बोल देंगे हम, टू कंप्लीट, 2 बातें होती हैं, या तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं बच्चे, या फिर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इसलिए वो एटम दोनों को कंबाइन करते हैं, या तो अपना वो डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, या फिर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ये हम जानते हैं, ओके। दूसरा क्वेश्चन, वाई तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन आया, कहता हाउ डू दे कंबाइन देन, हाउ डू दे कंबाइन। तो फिर से ये भाई आया और इसने बात कर डाली, कहता 2-3 तरीके हैं भैया, 2-3 तरीके हैं, इसके बाद 2-4, क्या तरीके हैं, कहता इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही हैं, या तो वो क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दे, तो हो सकता है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हुआ तो उन्होंने बोला कि इसमें, दिस इज व्हाट वी नो एक्चुअली, दैट इज व्हाट नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम जानते हैं। दूसरा हम जानते हैं, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जो कॉमन नेम है इसका, या तो कहता है ऐसा कर लेते हैं, वो एक तरीका ये है, इस तरीके से भी ज्वाइन कर जाते हैं। दूसरा तरीका आता है, उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसने करना तो काम यही है, 2 ही काम चाहिए उसको, या तो वो ऑक्टेट करेगा या डुप्लेट करेगा, इसी से काम चल पड़ेगा उसका। तो कहता कोवलेंट बॉन्ड कर सकता, कहता उसका तरीका क्या है भाई, उसका तरीका कहता है शेयर कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर जाता है। फिर कहता और तरीका क्या है, और तरीका कहता हमारे पास ये भी बन जाता है कई बार, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हम
रहेंगे आगे जाके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है बच्चे डेटिव बॉन्ड। नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज अनदर टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नई बात नहीं है भी बड़ा आसान है समझने के लिए, लेकिन काम बहुत करता है, बड़ा काम का है ये बॉन्ड, बड़े काम का है। ओके, बताएंगे आपको कैसे काम का है, क्या चीजें हैं इसके अंदर। दिस इज हाउ द लुईस एक्चुअली स्टार्टेड हिज स्टोरी। उसने अपनी कहानी, अपने जो पोस्टरेट नहीं बोलेंगे, लेकिन उसने कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने शुरू किए कि भाई ये चक्कर है, और बिल्कुल सहमत है, हम इस बात से सहमत भी है ना। ये सारी कहानी है, हमें पता है इस चीज का। तो ये सारी जब चलेगी कहानी, तो उसके बाद हमारे पास एक चीज और आई बच्चे, जिसको क्या कहते हैं हम, लुईस सिंबल। लुईस सिंबल यहाँ पे लिख देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे इससे। लुईस सिंबल, लुईस सिंबल, इसको सुन लेना जरा ध्यान से आप। लुईस सिंबल, लुईस सिंबल का मतलब क्या है? लुईस सिंबल का मतलब है क्या? कहता लुईस सिंबल का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना आसान यार, मतलब इतनी आसान बात क्या। लुईस सिंबल का मतलब ये है, कहता कोई भी आप एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने डॉट के फॉर्म में लिखना, दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सुना है आपने, टेंथ में भी था, ठीक है। लुईस सिंबल्स का मतलब यही है कि सिंबल तो मान लो मेरे पास लिथियम है, तो हम ये जानते हैं 2 और 1 लिथियम होता है, ऐसे लिखते हैं हम इसको। लेकिन कहता लुईस सिंबल्स के अकॉर्डिंग, या लुईस की हम बात करें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लिथियम, और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन को डॉट लिख देंगे ऐसे, दिस इज लुईस डॉट। ओह माय गॉड, इतना डिफिकल्ट चीज बता दी यार, इतनी डिफिकल्ट नहीं बतानी चाहिए थी भाई, कमाल कर दी तूने। कहता नाइट्रोजन, मान लो कोई भी एग्जांपल है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज 2 and 5, 2 and 5, 5 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के इर्द गिर्द 5 कर दो आप, 2 3 4 5, ये लुईस डॉट है, लुईस डॉट है। बस एक बात बच्चे आपने याद रखनी है आज के बाद, जो सारी बातों का तथ्य है, लुईस से ही हमारे पास ये बात हुई, क्योंकि जब भी हम केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे, जब जब केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। ये बात पूरे चैप्टर में नहीं भूलनी है आपने। हमें इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, हमें इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होगा। द ओनली थिंग इज वी नीड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें उसी से लेना देना है। यहाँ पे हमारे पास ये कहा, ओके। और लुईस डॉट से हमारे पास, हम थोड़ी बातें इसके ऊपर कर लेंगे, देन वी गो फर्दर। ओके, तो प्लीज फास्ट कर ले इसको एक बार नोट डाउन। तो नेक्स्ट बॉन्ड बोलते हैं हम इसको, वेरी सिंपल। ओके, बहुत सिंपल है, 10th में भी आपने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर ली थी, क्यों अब आप बड़े हो गए, अब थोड़ी ज्यादा और समझ में आ जाएगी आपको, बातें आनी भी चाहिए, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा जैसे उसने बोला क्यों कंबाइन करेंगे, जो पहला क्वेश्चन था स्टेबल होने के लिए भैया, कैसे करेंगे, उसमें सबसे पहला पार्ट ये है। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट की, तो बच्चे हमें ये बात पक्की पता है, ये बॉन्ड हमेशा इनके बीच में ही बनता है। ये बड़ी बेसिक बात है जो आपने ध्यान रखना है। ये इसके ऊपर पहले मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। तो मेटल होते हैं हमारे पास, जिसको हम क्या बोल देते हैं जनरली, ये दानी होते हैं, दानवीर, दानी होते हैं ये, और नॉन मेटल जो होते हैं वो भिखारी होते हैं। भिखारी, भिखारी क्यों होते हैं? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और ये दानी इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास जनरली नोबल गैस अटेन करने के लिए बाकी इलेक्ट्रॉन जो बचे होते हैं वो फालतू ही रहते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। जनरली बेस्ट एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल सारे हम लोग जानते हैं। ये देखें, अब आप इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये आप सब जानते हैं। 281, हमें ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है। जैसे ये यहाँ चला गया तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं, Na के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कल परसों भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। दूसरी कहानी यहाँ पे ये क्या बनती है जनरली, 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 0.9, इट हैज गॉट 3, डिफरेंस इज 2.1, ये बात हो चुकी है ऑलरेडी। 2.1 आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी औकात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ना दे सके ये, क्योंकि इसका जोर बहुत ज्यादा है वैसे, ठीक है। दैट्स हाउ इट आर एक्चुअली फॉर्म। वैसे हमारे पास बथेरे एग्जांपल है, जितने मर्जी आप ले लो। से इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, सब जानते हैं 282, ये सब आपने किया हुआ है। वैलेंस इज 2, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 1 ये 2। हमें पता है Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, एक जैसे हो तो कट जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें सब आती हैं आपको, इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूं बच्चे मैं आपको। ओके, वी हैव कोई भी एग्जांपल दे देखें, कैल्शियम फ्लोराइड, राइट, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड में बच्चे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ये कैल्शियम फ्लोराइड, 2 फ्लोरीन आएंगे बेसिकली, 2 1 2 2 4 2 6 1 7। कैल्शियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है हमें, एक ये खा जाएगा एक ये खा जाएगा, Ca2 पॉजिटिव एंड 2F नेगेटिव, 2F नेगेटिव, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारे पास, क्योंकि F नेगेटिव 2 है तो 2F नेगेटिव हो जाएगा बेसिकली। और ये ऐसे आप बथेरी एग्जांपल्स इलेक्ट्रोवैलेंट के ऊपर कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें, बहुत ही आसान किस्सा है, ठीक है जी। तो करें इसको नोट जरा फास्ट, क्योंकि इसमें नई बात कुछ नहीं थी खास बच्चे, ये तो हमें पता लग गया और हमने इसकी देख भी लिया ये इलेक्ट्रोवैलेंट क्या है और उसके क्या क्या एग्जांपल भी हमने 2-4 कर लिए, जो कोई नई बात नहीं थी आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास, दैट इज बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग, पूरी लाइन नहीं आई, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, पूरी लाइन लिख दूं या समझ गए होंगे, चलो मैं पूरा लिख देता हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ, factors affecting the formation of ionic bond, formation of ionic bond, बहुत आसान। तो ध्यान से देखिए आप, आपको 2-3 बातें हम पढ़ चुके हैं, पीपी वाले चैप्टर में पढ़ा है रादर, जो 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही काम करते हैं किसी भी, जनरली भी वैसे भी हम बात करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, खास कर खैर इसके लिए तो बिल्कुल ही काम ये करेंगे करेगा ना। ओके, तो और जरा देखिए वो क्या चीज है बेसिक। ओके, और जरा देखिए इसका क्या कहानी है। पहला कहता इसके ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। सोच के देखो जरा, बड़ा सिंपल सा किस्सा है, सोच के देखो, बहुत ही सिंपल किस्सा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो जितनी हमारे पास कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूवल उतना आसान होगा, जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना रिमूवल आसान होगा, जितना रिमूवल आसान होगा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड उतना अच्छा होगा। सोच के देखो जरा, जितना अच्छा बॉन्ड जाते जाते, अगर मैं किसी ग्रुप की बात कर लूं, अगर मैं यहाँ पे हेलन की रुबीना से फ्रेंडशिप, राइट, ओके, जितना अच्छा सीजियम फॉर्म कर जाएगा उतना अच्छा लिथियम नहीं करेगा, जितना अच्छा बॉन्ड सीसियम बना सकता है उतना अच्छा लिथियम नहीं बनाएगा। कारण क्योंकि नीचे जाते जाते आई कम होती है, आई कम होती है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, जल्दी निकलेगा तो किसी के साथ और बॉन्ड बनाने के लिए तत्पर हो जाएगा, तो आसान हो गया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान बन गया किस्सा। क्या बोलेंगे हम इसको, ऐसे लिख देते हैं सिंपली, क्या लिख दूंगा मैं, लेसर द आई इजियर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेसर द आई easier is the removal of electron, removal of electron। जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा और उतने ही चांसेस ज्यादा होंगे, मोर द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, मोर द चांसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, मोर द चांसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल कहानी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरा कहता, ये भी बड़ा अच्छा काम है, दूसरी कहानी है, अगर मैं बोलूं कहता बिल्कुल इसके ऊपर भी डिपेंड करता है भैया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करेगा, ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे भी आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है। अब ये तो फैक्टर आपके लिए नए है ना, बेशक आपको वैसे पता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से
आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन ये बातें तो अभी पढ़ी है ना आपने, ये तो +1 की है, आई नहीं पढ़ा था आपने पहले, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं पढ़ा था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है, सोचिए मेरा, बहुत ही आसान है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद जितनी ज्यादा अफिनिटी होगी, अफिनिटी का मतलब प्यार, जितना वो इलेक्ट्रॉन को फास्ट खींच के ले आएगा, जितना फास्ट खींच के ले आएगा एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, उसमें भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड द मोर चांसेस, राइट। तो हायर द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड, मोर इज द पॉसिबिलिटी। तो लिख देंगे यहाँ पे हायर द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार होगा, अफिनिटी स्टैंड्स फॉर मोहब्बत, मैंने बताया था आपको, हायर द अफिनिटी मोर विल बी द एनर्जी रिलीज, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड, and more will be the chances to form bond, and more will be the chances for the bond formation, ये बच्चे हमारे पास बात आ गई, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ पे ये दो फैक्टर जो अभी अभी आप पढ़ के आए हो, उनके ऊपर कैसे आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है। अभी और भी है हमारे पास। ओके, लेट्स सी दैट आल्सो। तो थर्ड फैक्टर फैक्टरिंग जो है उसमें थर्ड फैक्टर आ जाता है बच्चे, इसका नाम है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी, या एनर्जी भी बोल देते हैं, मैंने पहले आपको बताया था, लैटिस एंथैल्पी या एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी या एनर्जी। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात है। कहता है मान लो जैसे मेरे पास कोई NaCl जैसी कोई कहानी है, हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव, Na पॉजिटिव, अभी हमने जैसे बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तो पता है हमें क्यों आया था, Na पॉजिटिव क्यों बना, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसके ऊपर नेगेटिव क्यों, क्योंकि उसने गेन किया। तो उसके बीच में बॉन्ड बनेगा। अब जब वो बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को बनने के दौरान, बात को समझना, जब इनके बीच में जब बॉन्ड बनने लगा, जब बॉन्ड बनेगा, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हमें पता है NaCl इज बॉन्ड, नो, NaCl के बीच में एक बॉन्ड है, शेयरिंग वाला नहीं है, लेकिन बॉन्ड तो है NaCl, जनरली हम ऐसे लिखते हैं NaCl इज रिटन लाइक दिस ओनली, तो हमें पता है इसके बीच में आयनिक बॉन्ड तो है। वो जो बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जब एनर्जी हमारे पास निकल के आती है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है ताकि वो एक सिंगल मोल ऑफ दैट आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर जाए, उसी को हम उसकी लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। आराम से फिर से सुन लेना, एक जनरल में ऐसे आपको लिख देता हूं। मान लो मेरे पास कोई A पॉजिटिव और B नेगेटिव कोई, राइट, आयनिक फॉर्म में आयंस पड़े हुए हैं, ऐसे ही A पॉजिटिव गैसेस, A पॉजिटिव कोई भी चीज है ना, जनरली हम ये बात करते हैं। अब ये कंबाइन करके ए भी तो बनाएगा ना, ये वाला किस्सा ही है। अब इसके बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, ओके, जब वो आयनिक फॉर्म में थे, जब वो कंबाइन होकर एक बॉन्ड जब बनाएंगे, उसके वक्त उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बच्चे हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत बढ़िया बात है, ये हमें समझ में वैसे आनी चाहिए। अब सोच के देखो जरा, इसी के ऊपर हमारे पास कितना बढ़िया क्वेश्चन निकल जाता है, सोचो जरा। अब देखें जरा ध्यान से, मतलब इधर वे भी होता है, वैसे ऐसी बात नहीं, इधर वे भी होता है। इधर वे का मतलब ये है कि जब हमारे पास ये एक आयनिक बॉन्ड ऑलरेडी बना है और ये टूट के अपने आयनिक फॉर्म में चले जाए तब भी, तो इधर वे हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, कोई चक्कर नहीं है। अब सोच के देखो कि मान लो मेरे पास कोई ऐसा आयनिक बॉन्ड पड़ा हुआ है जिसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी लैटिस एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। सोच के देखो जरा, मान लो कि मेरे पास NaCl जैसे मैंने बात करी, बहुत ही ज्यादा है, लैटिस एनर्जी बहुत है। लैटिस एनर्जी का मतलब ये है कि जब ये टूटा तो एनर्जी रिलीज जो हुई बहुत ज्यादा हुई, तो उसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी बड़ी। लैटिस एनर्जी से हमें ये बात पता चली आयनिक कंपाउंड की कि जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही स्टेबल कंपाउंड है वो। अब सोच के देखो, कोई आयनिक बॉन्ड है मेरे पास ऐसे आया, सड़क करके टूट गया, एनर्जी को खास निकली नहीं, स्टेबल नहीं था ना। स्टेबल का मतलब होता है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है,
उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये हमने लाइन पढ़ा था ना पिछले साल भी, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका कंपैरिजन किया था, क्वेश्चन भी था आपको, हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग, याद करें वो वही चक्कर है। लैटिस बड़ी अच्छी होती है। अब क्वेश्चन शायद बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लैटिस क्या चक्कर है। अब लैटिस जो होता है ये पर्टिकुलरली हम ये बोलते हैं, जैसे नमक की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो नमक में जनरली आयनिक कंपाउंड में हम बोल देते हैं कि सॉलिड फॉर्म क्रिएट होता है जनरली, ठीक है ना। तो NaCl जैसे सॉलिड फॉर्म में चला गया तो नमक बन जाता है, हमें पता है नमक बन गया। नमक का दाना ले लो, अगर आप एक दाना भी अगर आप लोगे ना तो उसकी भी एक डायमेंशन होती है मेरे भाई। ध्यान से अगर आपको एक दाने को स्टडी करने की कोशिश करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कुछ एक एक्सिस लेके चला हुआ है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे कुछ तो उसके एक्सिस होंगे उसके दाने के। तो जो भी एक कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज होती है जो एक डायमेंशन से लेके चलती है, जो एक्सिस के ऊपर एक्सिस के लेके चलता है, उसी को हम लैटिस बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस सुना होगा आपने, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का मतलब भी वही है, लैटिस विच हैज गॉट सम डायमेंशन। ओके, तो ये हमारे पास इसमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हम बात ही आयनिक कंपाउंड की करें तो उसमें लैटिस वर्ड तो आना ही आना है, लाजमी है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बोला इसमें क्या है, ये जैसे मैंने बोला हायर द लैटिस एंथैल्पी, सोचो जरा, हायर द लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी, more stable is the ionic compound, more stable is the ionic compound। बहुत इंपॉर्टेंट, आयनिक कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल है। ओके, इसी से रिलेटेड अभी दो तीन बातें और भी हैं हमारे पास लैटिस से रिलेटेड, उसमें भी आपको मजा आएगा अगर आपको लैटिस अगर समझ में आ गया तो। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल ऑल्सो। ओके ओके, तो छोटी सी बात है ये लास्ट, इसमें लैटिस में ये क्या कहना चाहता है कि चार्ज ऑन आयंस की ही बात कर सकते हैं। चार्ज ऑन आयंस का मतलब ये है कि ये कहता है, ये पहले देख लें हम, हायर द चार्ज more will be the force of attraction, more will be the force of attraction। इधर में बात है बच्चे, मेरी बात समझना, more is the will be the force of attraction। क्यों बोला और जरा मैं बताता हूँ आपको। इधर में कहानी है, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहता हूँ, अगर मान लो मैं सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, मैं एक NaCl लेता हूँ और एक MgO लेता हूँ, दोनों आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, पता है हमें। लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास जो मेटालिक, इसके ऊपर जो हमारे पास +1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है। सोडियम मैग्नीशियम वैसे भी अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, ये भी पता है हमें। तो साइज जब डिक्रीज करता है तो क्या होगा, साइज डिक्रीज करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वो पढ़ा हुआ हमने ऑलरेडी। तो हमारे पास जितना बड़ा कहता है चार्ज होता है उतनी अगेन स्टेबिलिटी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो लैटिस एंथैल्पी उसके ऊपर भी बात हुई। तो लार्जर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो हायर द चार्ज ऑन द आयन ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। जैसे इसमें ये लास्ट में लिख लेना आप, इसके कंट्रीब्यूशन में लिख देते हैं, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। एग्जांपल मैंने बताई अब आपको, NaCl MgO, दिस विल बी मोर स्टेबल, स्टेबल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर ज्यादा। तो दिस इज व्हाट द कंप्लीट थिंग अबाउट आयनिक कंपाउंड, कैसे कैसे होता है, ये क्या बातें होती हैं। डेफिनेटली ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया टॉपिक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं तो सिर्फ आपको इतनी सी बात पता थी 9th-10th तक, यार ये बनता कैसे है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके ऊपर फैक्टर्स क्या क्या काम कर सकते हैं ये बिल्कुल नई बात थी आपके लिए। तो उसको शिद्दत से लिखना आप, ठीक है, तो नोट कर लेना। लैटिस एंथैल्पी में आपको डेफिनेशन उसमें नेक्स्ट में लिखवा दूंगा, क्लियर है। ओके, तो बहुत बढ़िया, डन।